एक खुशी यही है कि महाजनी प्रथा को हम समाप्त कर दिया। हाँ हाँ नहीं है ना? हाँ हाँ और उसके बाद झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट बन गया राज्य। जोहार। हमारे YouTube चैनल विवाह कनु सिन्हा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। 11 जनवरी को शिबू सोरेन यानी गुरु जी का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के मौके पे कई सवालों को उठा रही हैं अदिति। शिबू सोरेन की जीवनी के बारे में जानना चाहती हैं वो आई थी और अभी एक एक करके सवाल करेंगी और हम अपने हिसाब से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अदिति। शुक्रिया। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपने शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी पर किताब लिखी है, तो गुरुजी के बचपन और महाजनों के आतंक के बारे में कुछ बताएं और आंदोलन में वे कैसे कूदे इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत सही सवाल है। समझना पड़ेगा गुरुजी के जीवन को। गुरुजी का जन्म कब हुआ? 11 जनवरी 1944 को जन्म हुआ। कहां पर? हजारीबाग जिला उस समय था, बाद में रामगढ़ हो गया, कि गोला के निमरा गांव में जन्म हुआ था उनका। जब बचपन में जब बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे वहां पे गोला स्कूल में, उन दिनों उनके पिताजी एक गांधीवादी शिक्षक थे। महाजनों ने उनकी हत्या कर दी। ये बात है 1957 की, नवंबर का माह था। गुरुजी उस समय हॉस्टल में थे, छात्रावास में थे, पढ़ते थे। उसी समय जब उनको जानकारी मिली कि उनके पिताजी की हत्या हो गई है, वो पढ़ाई छोड़कर आ गए। और जिस समय गुरुजी के पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसी समय उन्होंने संकल्प लिया था कि अब वो आंदोलन में कूदेंगे और जिस कारण से, जिस महाजनी प्रथा के कारण उनके पिता की हत्या हुई है, उसको वो समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया गुरुजी का बचपन। बचपन में बिल्कुल सामान्य, जैसे बच्चे, एक आम बच्चा जैसे स्कूल में जाता है, पढ़ता है, गुरुजी वही काम करते थे। बस वैसे सारा कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पिताजी की हत्या के बाद सारा जीवन बदल गया। उनके घर में माँ थी, भाई लोग थे, और उसी समय उन्होंने संकल्प लिया, उसी संकल्प को पूरा करने का। उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, थोड़ा सा पढ़ते लिखते हैं, गुरुजी ने आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और आपका अगला सवाल उसी में था कि कैसे वो आंदोलन में कूदे। इसके बाद ही वो आसपास के बच्चों, लड़कों को जमा करना शुरू किया और धीरे धीरे महाजनों के खिलाफ में अभियान शुरू किया। वो अभियान बाद में बढ़ता गया और ये हो गया धान काटो अभियान। वो क्या था धान काटो अभियान? धान काटो अभियान था कि दरअसल में उन दिनों संथालों की जमीन पर महाजनों ने कब्जा कर लिया था। बहुत जमीन संथालों की कर्ज में जब डूब जाते थे, वो किसी को कोई काम पड़ा पैसे का तो महाजनों से वो कर्ज लेते थे। महाजन जो हैं वो शोषण करते थे। एक आप 10 रुपया कर लिए हैं तो उसका 50 गुना तक कई बार देना पड़ता, फिर भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते थे लोग हैं। और वो लोग कागज पर लिखवा लेते थे महाजन, और उस तरीके से जमीन को हड़प लेते थे, संथालों की जमीन को। जिसकी जमीन, जिस संथालों की जमीन थी, उसी जमीन को हड़प कर उस पर वो खेती करते थे और वहां मजदूरी करते थे संथाल। ये मामला बन गया था। बहुत विरोध था अंदर में, लोगों के अंदर में, लेकिन कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। जब गुरुजी, यंग गुरुजी, इनकी तस्वीर आप देखेंगे तो एकदम लगेंगे कि हेमंत सोरेन जी जैसे यंग में दिखते कुछ साल पहले तक, वैसा है। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और फिर आदिवासियों के बीच में एक अभियान चलाया, अवेयरनेस का, जागरूकता का, और महाजनों के खिलाफ का। धान आप बोलेंगे जमीन आदिवासियों की है, संथालों की जमीन है, उस पर अगर आप खेती कर लगा लिए हैं, आप अनाज लगा लिए हैं, अनाज तो आप लगाएंगे, काटेंगे संथाल आदिवासी जिसकी मूल जमीन थी। तो ये आंदोलन चला था। तो आपके हिसाब से गुरुजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखिए, गुरुजी सबसे बड़े जन नेता हैं आदिवासियों के, पूरे देश के आदिवासियों के जन नेता हैं। उनकी खासियत यह है कि लोगों से सीधा कनेक्ट करते हैं। जो सामने वाला व्यक्ति है उससे उनका कनेक्शन होता है, वो जो बोलते हैं, ये एक बड़ी खासियत है। एज ए पर्सन अगर आप देखेंगे हैं तो इनके अंदर में कई अद्भुत गुण रहे हैं।
आपको ताज्जुब होगा जानकर कि गुरुजी ने कभी शराब नहीं पी और शराब के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। शराब पीने के कारण न इनके चाचा को इन्होंने पीट भी दिया था एक बार कि शराब छोड़िए है। तो संथाल समाज के अंदर में जो ये प्रथा थी, दारू प्रथा सब कुछ था, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। खुद मांस मछली तक नहीं खाते हैं। चरित्र के मामले में बहुत ही आप कहेंगे हैं कि उच्च श्रेणी का, तो ये सब उनकी खासियत रही है। दूसरा, गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, बरसों पुराना उनका संपर्क हो है, उसके साथ खड़ा होते हैं, उसके संकट में खड़ा होते हैं और पुरानी बातों को वो भूलते नहीं हैं। कई ऐसी घटनाएं घटी जब वो 25-30 साल पहले कोई उनका मित्र कभी आंदोलन में था और वो नहीं रहा, तो उसके घर के लोगों को खोज कर निकाल कर सहायता करना, ये उनकी खासियत है। पुराने दोस्तों को आज याद करके उनको सहायता करना, ये सब उनकी बहुत बड़ी खासियत रही है गुरुजी की। तो मेरा अगला सवाल है कि आपके हिसाब से गुरुजी का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? अगर बड़े पैमाने पर देखें तो आज आदिवासी जो हैं वो सर उठाकर सम्मान के साथ जीते हैं। तो सम्मान के साथ जीना सिखाया शिबू सोरेन ने आदिवासियों को, जो सम्मान मिला। एक दूसरा सबसे बड़ा योगदान रहा वो ये रहा कि शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य लोगों को दिया। उसके लिए लंबी लड़ाई ली, 40 साल की लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अलग राज्य उन्होंने दिलवाया, खुद जंगलों में रहे, आंदोलन चलाया। तीसरा बड़ा जो उनका योगदान रहा वो यह कि आदिवासियों को, संथालों को अपने पैरों पर उन्होंने खड़ा कराया, मान सम्मान के साथ जीना सिखाया। ये 3 बड़ी भूमिका उनकी रही और इस समाज के अंदर में जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने का भी प्रयास किया, जो बहुत दूर हद तक दूर हुई। ये बड़ा योगदान है। अलग राज्य का आंदोलन उन्होंने जब शुरू किया और अलग राज्य दिलवाया, इसको सबसे अहम आप मान सकती हैं। बाबा आप तो इतना संघर्ष किए, पूरा है, सबसे जिंदगी में आपको खुशी कब लगा? सबसे ज्यादा खुश कब हुए आप? सबसे ज्यादा खुश कब रहे? इतना तो खुशी कब हुई आपको? कब? देखिए, खुशी तो नहीं लगा। एक खुशी यही है कि महाजनी प्रथा को हम समाप्त कर दिया। नहीं जाने। और उसके बाद झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट बन गया राज्य। और वो जो लोग दारू पीता था, चचा पीते थे अब गांव वाला, तो कैसे आप दारू को रोकने के लिए कि शराब कोई नहीं पिएगा, कितना आंदोलन करते थे उस समय सबको। वहां पर पलमा में कि जो है उसको क्या बोलते थे कि दिल्ली बैठो करके करते थे, जो किसी को चुकू मुकू बैठा के दाब देते थे। कैसे? दिल्ली रोड जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में गुरुजी की क्या भूमिका रही? तो गुरुजी बनाए थे ना। गुरुजी यानी शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए के राय, तीनों अलग अलग संगठन के माध्यम से ये लोग आंदोलन करते थे। गुरुजी जो चलाए थे संथाल सुनो समाज, विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज चलाते थे, कुर्मियों को एक करने के लिए, उस समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए, शिक्षा के लिए। और तीसरा था मजदूरों के हक के लिए लड़ते थे, ए के राय। तो इन तीनों ने बैठकर तय किया और उसी समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। इन तीनों ने तय किया कि हम तीनों अलग अलग मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। अगर हम तीनों एक हो जाते हैं और किसी दल का गठन करते हैं और हम सब मिलकर लड़ते हैं तो अलग राज्य बनेगा। उसी समय तय हुआ और 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली सभा धनबाद में हुई थी। क्या जेएमएम और गुरुजी एक दूसरे के पूरक हैं? बिल्कुल। झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी के बिना अधूरा है। आज इतनी उम्र हो गई है गुरुजी, फिर भी वही तेवर, वही विश्वास लोगों का टिका हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गुरुजी ने लोगों को जो एकजुट किया, राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी, गांव गांव तक संगठन बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया है, वो इतना सशक्त संगठन बन गया कि आज भी राज्य बने हुए 25 साल होने को है इस समय, तब भी
लोग उस संघर्ष को भूले नहीं हैं। आप कहीं भी चला जाएं, गुरु जी को सुनने के लिए जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सभा होती थी पहले, तो उस समय लोग 40-50 किलोमीटर दूर से भी लोग रात भर चलकर खाना लेकर अपने पीठ पर बच्चों को लेकर महिलाएं आती थी और सुनती थी। तो ये गुरु जी का योगदान रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी शिबू सोरेन, महत्व और भी लोग थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इनका था, विनोद बिहारी महतो का था, ए.के. राय का था। लेकिन बड़ी सभा जो होती थी वो गुरु जी के नाम पर लंबे समय तक चली। गुरुजी झारखंड आंदोलन के काफी महत्वपूर्ण अंश रहे हैं, तो उस दौरान उनके परिवार पर क्या असर पड़ा था? देखिए, झारखंड आंदोलन में तो बहुत पहले से कूद चुके थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बनाया था, जिस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन परिवार के लोगों की कुर्बानी बहुत बड़ी रही। चूंकि हमने उन पर किताब लिखी है, उनके परिवार के साथ समय बिताया है, गुरुजी के साथ 40 साल से हमारा संबंध रहा है, तो हम उन चीज़ों को जानते हैं। जहाँ तक परिवार की बात है तो एक दो उदाहरण देने से बेहतर होगा है। जब गुरुजी की शादी हुई थी है और उसके तुरंत बाद उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन जब यहाँ पर आई थी गोला घर में, तब उसके तुरंत बाद ही गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस खोजती थी, गिरफ्तार करके इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। ये बात खुद गुरुजी की पत्नी ने मुझसे कहा था बातचीत के क्रम में। गुरुजी की पत्नी ने उसी समय, अब इनको सामने था कि कैसे इनको गुरुजी को छुड़वाया जाए जेल से, तो अब कोई आदमी उस समय साथ नहीं आया था, उनका कोई साथ नहीं, कोई था नहीं देने वाला। आप सोचिए कि एक शादी होकर महिला घर में आती हैं ससुराल में और पति तुरंत चला जाता है जेल आंदोलन के लिए, महाजनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके कारण जेल जाता है और साधन नहीं होता है, तो क्या करेंगी? उन्होंने किसी तरीके से पैसा कहीं से जमा कर कर एक बस के माध्यम से वो अपने नैहर चली गई। चांडिल के पास उनका घर था। वहां जाकर अपने पिताजी को बोली कि बाबा हम वहां कैसे रहेंगे, है आपका दामाद तो जेल में है, उसको छोड़ाइए आप किसी तरीके से। उनके पिताजी ने किसी तरीके से पैसे की व्यवस्था की और गुरु जी को वहां से हजारीबाग जेल में जो बंद थे उनको जमानत दिलवाई और गुरु जी को लेकर आकर फिर इनको घर में रखा गया। तो आप सोचिए ये परिवार का रोल। अगर उस दिन रूपी सोरेन जी अगर वहां पर एक्टिव नहीं रहती, प्रयास नहीं करती, तो क्या होता गुरु जी का? कितने लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ता? कोई था नहीं, क्योंकि उस समय तक कोई ऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलन का नहीं चल रहा था। अगली घटना परिवार के बारे में है कि आदमी समय बिताता है परिवार के साथ। जो समय गुरुजी को परिवार को देना चाहिए था, उस समय उन्होंने आदिवासियों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, यहां अलग राज्य पाने के लिए पारसनाथ की पहाड़ी जंगलों में वो घूमते थे। वहां पर छिपकर लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करते थे, वहां पूरे एरिया में घूमते थे। हैं ऐसा भी एक बार आया, एक अवसर आया था जब गुरुजी का लंबे समय तक पता नहीं चल पा रहा था वो कहां हैं। घर जो गोला था, गोला निमरा, वो नहीं आए थे। परिवार के लोग, गुरुजी की मां बहुत चिंतित थी, रूपी सोरेन जी बहुत चिंतित थी। है छोटा पेट या गोद में छोटा बच्चा था। उस समय जो जानकारी मिली, जो बताई थी गुरुजी की पत्नी, एक समय परेशान होकर परिवार के लोग कि कहां हैं, किस हाल में हैं। सरकार ने उनको मारने का आदेश दिया था एक तरीके से, है गुरुजी पर है। अब इनाम घोषित किया था। ये लोग जंगल में, गुरुजी की मां, गुरुजी की पत्नी, बच्चे को गोद में लेकर ये लोग जंगल घूमते थे कि कहां गुरुजी का चले पता। तब जाकर मालूम हुआ था। तो ये परिवार की कुर्बानी रही उनके बाद में। विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, निर्मल महतो और कुछ और पुराने साथियों के बारे में गुरुजी से जुड़े कुछ यादों को बताएं। विनोद बिहारी महतो सबसे बड़े लीडर थे कुर्मियों के। अब बड़ा शिवाजी समाज के माध्यम से बड़ा अभियान चलते थे, बड़ा सम्मान था। उन्होंने जो काम किया है वो आज भी दिखता है। विनोद बाबू को गुरुजी अपना धर्मपिता मानते थे और उन्हीं के कहने पर ये आगे बढ़े थे। गुरुजी की जब लड़ाई शुरू हुई आंदोलन की, तो ये गोला से निकलकर पेटरावार होते हुए धनबाद ले गए। जब लगा गुरुजी आंदोलन कर रहे हैं तो एक समय मुलाकात हो गई विनोद बिहारी महतो से उनकी। अब विनोद बिहारी महतो ने देखा कि इस संथाल आदिवासी नेता के अंदर में बहुत आग है, तो
तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आए और हम सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। तो गुरुजी बाद में विनोद बाबू के घर पे ही बहुत दिनों तक धनबाद में रहे थे, वहां रहकर फिर वहां से धीरे धीरे गुरुजी ने अपना सेंटर बना दिया। पलमा टुंडी के पास का था है, तो बड़ा रोल रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, बहुत मानते थे विनोद बाबू गुरुजी को, और गुरुजी उनको बहुत स्नेह बहुत आदर करते थे। ये उनका रहा। एक राय के साथ भी इनके साथ काफी घनिष्ठ संबंध बने रहे। बाद में विनोद बाबू किसी कारण से संगठन से जब अलग हो गए तो निर्मल महतो को पार्टी में इन्होंने लाया। गुरुजी ने गुआ गोलीकांड के बाद आए थे। गुआ गोलीकांड 1980 में हुआ था, 8 सितंबर 80 को। उस समय निर्मल महतो धीरे धीरे उभर रहे थे, तो उनको जोड़ा और विनोद बाबू की जगह पर 1984 की बात है, 1984 में ये निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया गुरुजी ने और खुद बन गए महासचिव। अध्यक्ष विनोद बाबू जो सबसे पावरफुल पद हुआ करता था और बहुत एक दूसरे को बड़ी मानते थे। निर्मल बाबू की जब हत्या हुई थी 1987 में, उसके बाद गुरुजी उस दिन बहुत रोए थे। भाई जैसा मानते थे निर्मल दा को, और निर्मल दा भी उतना ही स्नेह करते थे। ये घटना थी। एक घटना बता रहा हूं मैं कि पता नहीं था, निर्मल दा भी बहुत बड़े नेता, बहुत ही मतलब ग्रासरूट के नेता और बहुत आक्रामक, लड़ाकू, जुझारू, संघर्ष वाले व्यक्ति थे। एक बार उन पर हमला हुआ था तो निर्मल दा के पीठ पर दाग था। दुमका में एक सभा हो रही थी, उसके बाद उस सभा में ये गए थे, दोनों गए थे, गुरुजी भी थे और ये निर्मल दा भी गए थे। तो दिन में सभा में जाने के पहले, जब ठंड का दिन था, जब नहाने के पहले वो शरीर में तेल लगा रहे थे निर्मल दा, तो उनके पीठ में पूरा दाग देखे, किस चीज का, हथियार का दाग। तब गुरुजी पूछे कि निर्मल बाबू ये क्या है आपके पीठ में, दाग कैसे? तब निर्मल दा बताएं कि उन पे कैसे जानलेवा हमला हुआ था। तब गुरुजी ने कहा था कि आप भी कम संघर्ष नहीं किए हैं, और सच में उस दिन निर्मल दा की जान बच गई थी जो हमला हुआ था। तो गुरुजी ने उसी स्नेह से उनके पीठ पर हाथ फेरा। तो ये सब चीजें हैं जो यादगार दोनों का है। पुराने साथियों में झागड़ू पंडित उनके साथी रहे पुराने, जो कि गुरुजी के, जब गुरुजी टुंडी में आंदोलन कर रहे थे तो कृषि पंडित के नाम से उनको बोलते थे। कृषि का पोर्टफोलियो दिए थे उनको, अपनी सरकार चलाते थे, मंत्री बना कर रखे थे। वो थे बसंत पाठक, थे जो गुरुजी के साथ 24 घंटे रहते थे लेफ्टिनेंट के, उनको डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे। एक राजेंद्र बाबू थे मनियाडिग में, 10-15 साल पहले हम गए थे तो उनसे भेंट हुई थी। बहुत बुजुर्ग थे वो थे। फिर जिस आश्रम में गुरुजी रहते थे, पोखरिया आश्रम में, वहां के श्यामलाल मुर्मू थे। ये सब हो गए वो पुराने लोग, उनके पहले बैच के। बाद में जब सीधे तो 1980 के बाद जब आ गए, तब इधर उनके पास साइमन मरांडी हो गए, स्टीफन मरांडी हो गए संथाल से। साइमन बाबू भी ही ले गए थे गुरुजी को संथाल परगना चुनाव, वो हो गए। सूरज मंडल उनके बड़े सहयोगी रहे, लंबे दिनों तक रहे उधर का। इधर शैलेंद्र महतो हो गए, चंपई सोरेन भी लंबे समय तक साथ में रहे, और ये रामदास सोरेन रहे। तो ऐसे अनेक नेता गुरुजी के पुराने लोग रहे। उधर देवेंद्र मांझी जी हो गए, जो मांझी जी के पति, और बहुत ही कोल्हान में उनका वजूद था, बहुत ही संघर्ष लेते थे। तो ये सब नेता लोग उनका पुराने लोग रहे। इन सबों को गुरुजी याद करते रहते हैं हमेशा। क्या गुरुजी ने अपने पुराने साथियों और स्कूल के शिक्षक के बारे में भी आपसे कुछ चर्चा की है? हाँ, गुरुजी में अभी भी वो गुण है कि जब भी कोई पुराने व्यक्ति, पुराने परिचित बुजुर्ग व्यक्ति, उस समय का साथी अगर आज भी आ जाते हैं गुरुजी से मिलने के लिए, तो वो उनके साथ घंटों बिताते हैं समय। उसके बाद वो उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जाने का साधन सब कुछ है। और उसके बाद अगर लगता है गुरुजी को कि इस व्यक्ति के पास साधन का अभाव है, तो आज भी उनके पॉकेट में वो जाने का, आने जाने का वो भाड़ा डालते हैं। ये गुरुजी की खासियत रही है। और जहां तक बात है कि एक बार एक घटना है, जमशेदपुर की घटना है, वहां हम लोग बैठे हुए थे सर्किट हाउस में। ये बात है 2007-8 के आसपास की बात होगी, तब तक राज्य बन चुका था। किसी ने एक फोन किया और ये गुरुजी ने उसको बोला, जो तरीका उनके बोलने का है बिगड़ गए उससे, कि अरे इतना दिन के बाद तुमको याद पड़ता है तुम्हारा बाप के बारे में। और उधर से उस लड़के ने कुछ कहा
उसके बाद गुरुजी कहने लगे, सोचो, कहने लगे क्या क्या क्या, कब कब कब। अचानक गुरुजी चौंक गए। तब मालूम हुआ कि जो लड़का फोन किया था उसके पिताजी गुरुजी के बचपन के पुराने बहुत मित्र थे और उनका निधन हो गया था। उनके बॉडी को जो किसी अस्पताल में रोक के रखा था, उसी समय गुरुजी ने कहा, ए पांडे, पीएन पांडे थे उनके सेक्रेटरी, कि पांडे लगाओ तो फोन। और उसके बाद अस्पताल में फोन कर कर बोले कि तुरंत उस आदमी के, वो हमारा दोस्त हमारा है, वो आदमी नहीं रहा, वो मर गया, तुम लोग लाश को रोक के रखा है, जल्दी छोड़ा के हमको तुरंत बताओ, खबर करो, उसको भेज कर है। तो गुरुजी यहां तक सोचते थे। तुरंत बात हुई और फिर उस गुरुजी के मित्र के 100 को उनके घर तक भिजवाया गया और अस्पताल ने छोड़ा। तो गुरुजी यहां तक सोचते हैं। टीचर के बारे में जब बात होती है तब यह बात है, पिछले साल लगता है कि 1 मई था। 1 मई को हम लोग बैठे हुए थे, गुरुजी के घर पे थे, हम थे, गुरुजी और उनकी पत्नी बैठे हुए थे। तो अचानक हम बात करते करते बोले कि गुरुजी कुछ बताइएगा अपने स्कूल के टीचर के बारे में, कोई नाम याद है? नाम बताइए। कोई मास्टर का नाम याद है जो आपको? रामेश्वर गंजू पढ़ाए थे। रामेश्वर गंजू, रामेश्वर कुजू, रमेश्वर कुजूर पढ़ाए थे। रामेश्वर कुजू, शुरू में पढ़ाए थे। गोलाम। आप बताइए, आपको ताज्जुब होगा, हम लोग अपने स्कूल के टीचर को तो भूल जाए, कॉलेज के टीचर का भी नाम बहुत मुश्किल से याद कर पाते हैं या भूल जाते हैं। गुरुजी ने थोड़ा सा वेट किया और अपने स्कूल में, मतलब 1957 में जब उनके पिताजी की हत्या हुई थी, उसका तो पढ़ाई वहां स्कूल में थे, उस समय कौन शिक्षक उनको पढ़ाते थे, उनका नाम गुरुजी बता दिए हैं। तो ये आपको ताज्जुब होगा ना, अपने शिक्षक, किसी शिक्षक के प्रति मन में कितनी श्रद्धा है, कितना आप उनको रिकॉल करते हैं। ये एक उदाहरण है गुरुजी का बारे में। क्या गुरुजी कभी पुलिस के निशाने में आए? देखो, जब झारखंड आंदोलन चल रहा था और महाजनों के खिलाफ में, तो पुलिस का एक वर्ग, उस समय ये झारखंड तो बना नहीं था, पुलिस का एक वर्ग, शासन का एक वर्ग, वो महाजनों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था। पारसनाथ की पहाड़ियों में जब गुरुजी की समानांतर सरकार चलती थी, तूती बोलती थी, बगैर गुरुजी के सहमति के कोई टुंडी के पूरे जोन में, एरिया में कोई बाहर का आदमी घुस नहीं सकता था, पुलिस जल्दी जा नहीं सकती थी। है उन दिनों एक हत्या हो गई एक पुलिस अधिकारी की, ये दरोगा था, उसकी हत्या हो गई थी, ठीक है, वो अलग मामला था। उसके बाद सरकार ने, केंद्र सरकार तक, तब केंद्र में सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, है, ये हुआ कि किसी तरीके से इन पर कंट्रोल किया जाए। क्या हो रहा है इस पूरे जोन में, हंगामा हो गया, पूरे देश में हंगामा हुआ है। और तब एक समय ऐसा हुआ कि गुरुजी को पकड़ने के लिए, इनको मारने के लिए इनाम तक घोषित कर दिया गया था। यह घटना है। फिर उसके बाद एक अलग कहानी है कि कैसे इनको नियंत्रित करने के लिए केबी सक्सेना नाम के एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी को भेजा गया था झारखंड, यानी उस समय धनबाद भेजा गया। और जब वो आए और यहां जाकर देखे, बड़े ईमानदार अधिकारी केबी सक्सेना, बड़े ईमानदार आईएएस अधिकारी, जब वो आए और उन्होंने अंदर गांव में जब गए, शिबू सोरेन से भी जाकर मिले, वो एक अलग कहानी है। जब जाकर मिले और उन्होंने देखा कि कैसे शिबू सोरेन आदिवासियों की जमीन को वापस दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी लड़ाई है, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने प्रयास किया। फिर उसके बाद एक आए थे, डीसी थे शुक्ला, पूरा नाम याद नहीं है, और जब इनके जाने के बाद जब ट्रांसफर इनका हो गया और केबी सक्सेना का, तो शुक्ला जी के समय में शिबू सोरेन ने समर्पण कर दिया है और उसके बाद सारे मामले उठे। तो ये कहानी है उस पूरे जोन की। क्या गुरुजी एक समाज सुधारक भी है? एकदम है, इसलिए कि जब गुरुजी ने आंदोलन शुरू किया तो एक तो रहा कि खेत की लड़ाई लड़े, जमीन के बारे में लड़ाई लड़े, दूसरा था कि शराब आपको नहीं पीना है। और ताजुब का बात होगा कि एक नियम बनाए थे कि जो शराब पी के आता उसको बैठा देते, चुकू मुकू बोलते थे, बैठा देते और उसके कंधा पर उसको दाबते। इसको बोलते थे वो लोग अपनी भाषा में, वहां पर है, इसको दिल्ली गेट करना है। शराब पियोगे, मारेंगे भी लाठी से और दिल्ली गेट कराएंगे। तो काफी पिन होता था समाज। उसने गुरुजी ने पूरे इलाकों में, टुंडी तक में, जहां जहां इलाके में जाते थे, उन्होंने शराब के खिलाफ अभियान चलाया। शराब नहीं पीने के लिए उन्होंने
आह्वान किया, और जो कोई भी शराब पी के आता था वो पकड़ा गया, उसकी ठुकाई भी होती थी। तो गुरुजी इस तरीके से पहले समझाते, नहीं बोलने पर, नहीं मानने पर उसको कड़ाई से उसको दंड भी देते थे। तो ये रहा सुधार का है। समाज सुधार में और देखेंगे कि पढ़ाई के बारे में गुरुजी ने ध्यान दिया कि कैसे आप स्कूल में जाके बच्चों पढ़ाई करो, क्योंकि जब पढ़े लिखे रहोगे तो कागज पर तुम साइन नहीं करोगे, उल्टा पलटा साइन नहीं करोगे, बिना पढ़े हुए करेंगे। तो उन्होंने पढ़ाई के बारे में, समाज में अच्छाई के बारे में, दहेज नहीं लेने के बारे में वो किया। ये उन्होंने कहा, अपने अभियान जो चलाया था कि आप घर में कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, बहुत लंबे समय तक मत करो, अभियान मत चलाओ। उससे जो पैसा बचता है उस पैसे को अपने शरीर पर खर्च करो, अपने परिवार के भलाई के लिए खर्च करो, पढ़ाई पे खर्च करो। तो ये सब क्या है? ये सब समाज सुधार का है। जब 1980 में पहली बार गुरुजी पार्लियामेंट में गए, सांसद बनकर दुमका से, तो वहां भी उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया कि हमारे एरिया में लोग शराब पीते हैं, हम लोग उसके खिलाफ में अभियान चलाते हैं। तो ये बड़ा अभियान था, पार्लियामेंट तक इस आवाज को ले गए। तो गुरुजी समाज सुधारक थे। अगर आपको गुरुजी के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं बतानी होंगी तो वो क्या होंगी? गुरुजी का ब्रेन, दिमाग बहुत तेज चलता था, कंप्यूटर से भी तेज। एक घटना बताए थे, एक बार पलमा में, पाकिस्तान की पहाड़ी में जो गांव है पलमा, उसमें गुरुजी रात के समय वो अपना आराम कर रहे थे या शायद कुछ खा रहे थे, ये गुरुजी ने बताया था। अचानक क्या हुआ कि कुत्ता भौंकने की बहुत आवाज आ गई। उस समय अचानक उनको लगा कि ये रात के समय इस जंगल में, पहाड़ में, पारसनाथ की तराई में बसे इस गांव में कुत्ता क्यों भौंक रहा है, जरूर कुछ यहां पे कोई कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो क्या किए कि झोपड़ी के बगल में खिड़की था, उस खिड़की से उस पार कूद गए, और कूद कर, पूरा डार्क था, बिजली तो थी नहीं वहां पे, करके अंधार में थे, खाना छोड़कर कूदे। और जब देख रहे हैं कि पुलिस चारों ओर से घेर ली है उनके इसको झोपड़ी को, तो उनको पकड़ने के लिए गुरुजी गए थे। गुरुजी का ब्रेन इतना तेज कि पकड़ गया, और नीचे उतरे गुरुजी, और उसके बाद डुगडुगी बजवा दिए। डुगडुगी का मतलब था कि पूरा आसपास के गांव के लोग जमा हो गए कि कोई खतरा है। तो ये एक बड़ी घटना थी, गुरुजी के जीवन की है। दूसरा, रांची में एक बार, ये मामला होगा 93 के आसपास का मामला था। ये एक होटल था, मेन रोड में एक होटल। तो क्या क्या कि जब आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन चल रहा था जेएमएम का उस समय, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई थी। फिर क्या हुआ कि इनको पकड़ेंगे नहीं, इनको चेंज करेंगे और एक तरीके से इनको बंधक बना के रखेंगे बिना बताए हुए करके है, इनको मालूम था। तो क्या किया गुरुजी की, एक दिन पहले ही जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था उनको बोलने के लिए, उस होटल में एक दिन पहले ही चले गए उस होटल में, और जाकर पूरा देख कर आ गए कि कहां कहां क्या रास्ता है। उसके बाद जो पुलिस है इनके साथ साथ रहती थी कि इनको कहीं जाने देना है, उस होटल में, शायद चिनार होटल था उस समय, होटल में गए गुरुजी कार्यक्रम कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, सब कुछ कर लिए, बात हो गई। अब पुलिस बाहर खड़ी है कि अब निकलेंगे तो फिर चेंज करेंगे। आधा घंटा हो गया, सब कुछ हो गया, कोई निकल नहीं रहे हैं। गुरुजी कहां चला गया? तब मालूम हो रहा है, जब लोग देख रहे हैं अंदर जा रहे हैं, तो वहां तो गुरुजी है नहीं। तो क्या हुआ था, वो पहले दिन देख चुके थे कि पुलिस तो हमारे साथ है, हमको पीछा कर रही है, चुपचाप से दूसरा दरवाजा वो खोज के रखे थे कि इधर से निकल जाना है। तो पुलिस को चकमा दे के वो निकल गए, और फिर जाकर वो दिल्ली चल गए, और वहां से फिर अपना अभियान चलाया। तो पुलिस उनको उसमें पकड़ नहीं सकी। तो ये दो घटना हो गई। गुरुजी के आईक्यू का कितना तेज काम करते थे। और वैसे तो हजारों घटनाएं हैं। बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि गुरुजी सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक पक्ष को लगते हैं, ऐसा नहीं है। डोमिसाइल का मूवमेंट चल रहा था, बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा था उस समय। एक समय ऐसा हुआ कि हिंसा बहुत हो रही थी है। रात में हमसे बात हुई, बहुत देर तक बात हुई, हम लोग करके तय हुआ, और हमने उनसे आग्रह किया कि गुरुजी इस चीज को अब आगे बढ़ने देना उचित नहीं है, आप एक बार देख लीजिए। उसी समय गुरुजी ने दूसरे दिन के कार्यक्रम को उन्होंने बदला। तो इसका अर्थ ये मत समझिए आप कि हम लोग इंटरफेयर करते थे। गुरुजी को जब कोई व्यक्ति जो भी उनको समझा देता है और वो समझ जाते कि नहीं ये चीज सही है, तो उसकी बात को मानते हैं, हमारा जैसा जीव की बात को माने। तो ऐसे अनेक लोग हैं। गुरुजी इतने बड़े नेता, लेकिन जब उनके दल के छोटे नेता भी, कोई छोटा व्यक्ति भी है, आम आदमी भी है, कोई कुछ बोलता है, तो उसको देते हैं महत्व, कि वो जानते हैं
कि कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटे पद पर भी हो, वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी राय भी अच्छी हो सकती है। तो बात को बहुत सुनते हैं, सारा सुनने के बाद वो तय करते हैं। तो ये बड़ी घटनाएं थी। मैंने टुंडी आंदोलन के बारे में बताया भी। क्या आप हमें गुरुजी के टुंडी आंदोलन के बारे में कुछ बता सकते हैं? गुरुजी जब आंदोलन शुरू किए तो पहले थे धनबाद के आसपास का बेल्ट में था। वहां से जब लगा कि यहां से बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्राइबल्स तो संथाल तो थे टुंडी के आसपास में, और उनको एकजुट करना था, और मालूम हुआ कि टुंडी के आसपास के एरिया में महाजनों का आतंक बहुत ज्यादा है। तो गुरुजी गए और सबसे पहले उन्होंने पलमा, पारसनाथ जो पहाड़ है उसकी तराई में एक गांव है पलमा, वहां पर सेंटर बनाया, अपनी एक झोपड़ी बनाए है। हम तो नाम नहीं बता पा रहे हैं याद किसकी झोपड़ी में वो रहते थे, पहले वहां रहे। फिर वहां के बाद ये आ गए, श्यामलाल मुर्मू का घर था, वो था पोखरिया में। पोखरिया में जाके आश्रम बनाए, जो कि शिबू आश्रम के नाम से लोग जानते थे। आज भी वो आश्रम वहां पे बना हुआ है। तो वहां से क्या किए कि अपना एक बनाए विसूत्री कार्यक्रम जो चला ना, तो सरकार का था विसूत्री, उससे ज्यादा बड़ा अभियान चलाए थे। वो क्या था, आदिवासियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाना पहला, दूसरा था है कि महाजनों की आतंक से मुक्ति कराना, तीसरा जो बड़ा था कि दिन भर खेतों में काम करो और रात में पढ़ाई करो, इसके लिए नाइट स्कूल खोले, रात्रि पाठशाला, उसके लिए लालटेन तक की व्यवस्था करवाते थे। तो जो लोग बड़े लोग थे उनको भी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। लाइब्रेरी चलवाते थे उस समय टुंडी में। आदिवासी जो लड़ते थे, दिन भर लड़ रहे हैं खेतों में जाकर अपना हक के लिए है, उनको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। तो उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, सामूहिक खेती करो, जो जमीन तुम्हारे पास है वो तो है, जो जिसके पास जमीन नहीं है वो सब मिलकर खेती करो और अनाज को बांट लो आपस में। तो सामूहिक खेती का कंसेप्ट ये गुरुजी का था। उन्होंने क्या किया कि पशुपालन करो ताकि कुछ उससे पैसा मिले। उन्होंने सुगर पालन, बकरी पालन ये बताया लोगों को। उसके लिए एक बड़ा अभियान चलाया था, उस पे था कि खेतों में जो आपके पास जमीन है वहां पर आसपास में अगर नदी है, नाला है, तो उसको बांधो। चेक डैम बनवाते थे, चेक डैम आपस के लोग मिलकर बनाते, और इस एक खेत में दो दो फसल कैसे हो ताकि उनकी आय बढ़े। ये बड़ा टुंडी का अभियान चला था गुरुजी का। और खेती वाला काम करते थे, मैंने पहले भी कहा था, वो कृषि पंडित के नाम से थे, वो झगड़ू पंडित वो देखते थे। तो गुरुजी खुद खड़ा होकर, उसकी एक तस्वीर भी मेरे पास कहीं पर होगी, गुरुजी चेक डैम बनवा रहे हैं, दिनमान में वो तस्वीर छपी थी है, उनकी टीम आई थी देखने के लिए। तो ये था कैसे दो पैसा लोगों के पॉकेट में आए, उनको मान सम्मान मिले, मनोरंजन भी करे, महिलाओं के लिए का भी अभियान चलाया था उन्होंने सपोर्ट के लिए। तो ये सब गुरुजी का बड़ा अभियान था, ये टुंडी का अभियान था। हेमंत सोरेन गुरुजी के पुत्र हैं और अभी उन्हीं की तरह दिखते हैं, तो इस पे आप और क्या कहना चाहेंगे? है इस बार हाल के दिनों में जो तस्वीर आ रही है, तो हेमंत सोरेन जी की तस्वीर ठीक वैसी ही तस्वीर है जैसे गुरुजी 35 साल पहले दिखते थे, क्योंकि उनको हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं। और एक तस्वीर और भी है, हम देख सकते तस्वीर है वो गुरुजी के यंग, जब गुरुजी 22 साल के होंगे उस समय की तस्वीर निकालिए, मुझ वाली तस्वीर है वो तस्वीर, और हेमंत जी की तस्वीर अभी की नहीं, आज से 15 साल पहले की तस्वीर, तो दोनों तस्वीर एक मिलेगी। तो गुरुजी की छवि अभी इनमें दिखती है, बोलने चालने से लेके भाषण देने का तरीका, वो सब कुछ मिलता है। रोचक बात क्या है, ये तो अभी आप जान रहे हैं, देख रही है ना, लेकिन आपको एक अजीब घटना बताते हैं। यह घटना थी जब झारखंड टुंडी के आसपास का पूरा आंदोलन चल रहा था, पुलिस पीछे पड़ी थी कि किसी तरीके से शिबू सोरेन को पकड़ना है। उस समय गांव गांव तक पुलिस प्रयास करती थी घुसने के लिए, पुलिस समझ नहीं पाती थी होता क्या था कि कई लोग उसमें ऐसे थे जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा कर रख दी थी और उनका लुक बिल्कुल गुरुजी जैसा दिखता था। अब क्या हुआ, धनबाद में लोग देख रहे हैं यहां पर कि गुरुजी यहां पर हैं, और एक पुलिस खबर कर रही है कि हमने धनबाद में देखा है, तब तक खबर आ रही है कि हमने देखा है दुमका में देखा है, कोई करा कि राजदरबार के आसपास में देखा है, एरिया में देखा है। तो पुलिस पूरे तौर पे कंफ्यूज हो जाती थी कि कहां है, कैसे यहां से वहां भागे। दरअसल में था कि गुरुजी तो कहीं एक ही जगह रहते थे, वो कहीं और नहीं, एक ही जगह, लेकिन उनके हम शक्ल बहुत रहते थे, हम शक्ल। कई लोगों ने
उनसे प्रेरित होकर, गुरुजी के संघर्ष को से प्रेरित होकर है, ये अपनी छवि बना ली थी गुरु जैसा वो दिखते थे। और इसका फायदा मिला गुरुजी को। पुलिस उनको पकड़ने के लिए प्रयास करती और कंफ्यूज हो जाती है। इसमें कई लोग थे उनके साथ, तो कम से कम 5-7 लोगों को तो हम लोग जानते थे उन दिनों, जो लोग के चेहरे गुरुजी से मिलते थे। चेहरा कम भी मिले लेकिन दाढ़ी और एक आकार मिलता था, तो पुलिस पहचान नहीं पाती थी। तो ये घटना थी। ये तो गुरुजी के पुत्र ही हैं, बिल्कुल हूबहू दिखते हैं भी। बस अब एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे हम कि क्या गुरुजी का सपना पूरा हो पाया? हाँ, गुरुजी का सपना तो बहुत व्यापक रहा, लेकिन उनके कुछ सपने या अधिकांश सपने कहें साकार हुआ है। अलग राज्य की लड़ाई उन्होंने शुरू की, अलग राज्य का जो सपना देखा था उन्होंने उसको साकार कर दिया। आज हम सभी झारखंड में रहते हैं, झारखंड राज्य बन गया, तो ये उनका सपना था, पूरा हो गया। एक दूसरा, महाजनी प्रथा को खत्म करने का उन्होंने संकल्प लिया था। अब कहां दिखता है, अब किसकी हिम्मत है कि उस तरीके से लोग जाकर शोषण करे। तो महाजनी प्रथा को खत्म किया। ये गुरुजी इसको खुद अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इसका जिक्र भी होगा, हो सकता है कोई आपके पास वीडियो भी मिल जाए, कई जगह उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो ये दूसरा सपना। तीसरा सपना जो उनका था कि आदिवासियों को मान सम्मान के साथ झारखंड में और देश में जीने का अधिकार है। आज देखिए, आज पूरा देश इस बात को मानता है कि आदिवासियों का हक उनको मिलना चाहिए और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। तो ये तो पहल गुरुजी ने की। तो ये बात सपना था। ये बड़ा व्यापक शब्द है, ये तो इसमें समय लगता है, लेकिन वो मान सम्मान तो आज है, मिलता है। हाँ, जमीन उनकी वापसी हो गई, अभी भी कई और समस्याएं हैं, वो समय लगेगा, वो समय लगेगा, लेकिन गुरुजी का ये सब सपना पूरा हो गया। जमीन वापसी को लेकर कई चीजें हैं जिन पर अभी भी मामला प्रयास चल रहा है। और एक ऐसा, देखिए, सपना, किसी व्यक्ति का सपना, पूरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, और गुरुजी ने काफी व्यापक सपना देखा था, तो वो पूरा हो गया है। आज गुरुजी संतुष्ट हैं, बातचीत में खुश होते हैं और एक अच्छे झारखंड की कल्पना करते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई जो शुरू की थी, उसको एक अंजाम तक पहुंचाया है।